नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और ये मेरा एडीपीओ का स्पेशल क्लास चल रही है, बच्चे बैठे हुए हैं। तो आज हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो ये आपके एडीपीओ में शामिल है और इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इसको मैं बड़े ही अच्छे ढंग से, संक्षिप्त ढंग से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सब बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारी एक क्लास में ये पूरा एक्ट नहीं आ पा रहा है, तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। कल मैं इसको सेकंड क्लास में जो है वो पूरा करूँगा। तो अब तो लगभग निश्चित ही हो गया है कि 18 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होना ही है। तो बिल्कुल भ्रमित ना हो, एग्ज़ाम में लग जाएं, यही आपके हित में है। मैं तो कम से कम यही आपको राय दूंगा एक टीचर होने के नाते। चलिए हम चलते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले कि इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसमें अध्याय 5 हैं और धाराएं कितनी हैं? तो टोटल धाराएं इसमें 23 धाराएं। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें 5 अध्याय हैं और कुल धाराओं की संख्या 23 है। फिर भारत गणतंत्र के 40वें वर्ष जो है वो संसद द्वारा इसको अधिनियमित किया गया। तो गणतंत्र हमारा बना था 1950 में और ये 40वें वर्ष में जो है वो इस अधिनियम को संसद द्वारा जो है वो पारित किया गया। फिर संविधान का अनुच्छेद 17 से ये आपका एक्ट प्रेरित है। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है, उसको अपराध घोषित किया गया है। और उस दिशा में अनुच्छेद 35 में सरकारों को जो है वो कार्य करने के लिए कहा गया कि इस दिशा में प्रयास करें। तो उसी प्रयास में जो है वो संसद द्वारा ये अधिनियम जो लाया गया है और इसको हम संक्षेप में ST/SC एक्ट या हरिजन एक्ट के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही चर्चित कानून है और इसका काफ़ी दुरुपयोग भी होता रहा है। कुछ मामलों में इसका सदुपयोग भी हुआ। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो ST/SC वर्ग हैं उनको काफ़ी हद तक ये काफ़ी मददगार हुआ है। लेकिन बहुत कुछ समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसका दुरुपयोग भी करते हैं, तो इसका दुरुपयोग भी हुआ है। और आपसी लड़ाई को जो है वो ST/SC एक्ट के माध्यम से जो है वो और कठिन बनाने का प्रयास किया गया है। और इसमें जो सरकार की एक नीति है कि यदि किसी ST/SC व्यक्ति को अगर किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति ने परेशान किया है, कोई उसके खिलाफ अपराध किया है, तो FIR होते ही जो है वो एक राशि मदद के रूप में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वो राशि आपकी 40,000 से लेकर के 5 लाख तक हो सकती है। ये स्टेट बाय स्टेट है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कुछ कम हो सकती है। तो ये राशि का लालच भी जो है वो कई हमारे हरिजन और जो ST/SC के भाई हैं, वर्ग के भाई हैं, उनको जो है वो इस अधिनियम के दुरुपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए, हमारा इस विवाद से कोई संबंध नहीं है। हम तो सिर्फ ये एक्ट पढ़ रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो हमको क्वेश्चन सही करना है। तो अगला हम देखते हैं। तो ये हाल में ही 2018 में काफ़ी विवादित हो गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इसमें कुछ नई चीज़ें अपने निर्णय के माध्यम से ऐड करनी चाहिए थी। तो वो क्या था कि जैसे ही FIR होती है वैसे ही तुरंत गिरफ्तारी ना की जाए, बल्कि FIR होने के 7 दिन के अंदर जो DYSP लेवल का आपका जो पुलिस अधिकारी है या उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी के द्वारा जांच कराई जाए और मामला बनने पर ही जो है वो गिरफ्तारी हो। तो इस बात का काफ़ी विरोध किया गया और अंततः सरकार को झुकना पड़ा और इस तरह के प्रावधान को जो अप्रभावी करने के लिए, ओवर रूल करने के लिए सरकार ने जो है वो कुछ नियम भी बदले हैं। तो चलिए हम चलते हैं। और जो चर्चित मामला है जिसमें कि हम कहानी सुना रहे हैं आपको, वो है आपका सुभाष काशीनाथ वर्सेज महाराष्ट्र राज्य। ये 2018 का मामला है, तो इस मामले को आप याद रखिएगा। काफ़ी इस विषय पर काफ़ी ये चर्चित मामला है। वो कौन सा मामला है? सुभाष काशीराम वर्सेज महाराष्ट्र। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ST/SC। तो लास्ट में आता है C, तो C से हम याद रखें इस मामले का नाम। तो C से सुभाष भी बनता है आपका, तो C से सुभाष काशीराम वर्सेज महाराष्ट्र राज्य। इसमें जो है वो एक अभियुक्त था जिसको कि काफ़ी समय तक जेल में बिताना पड़ा और अंततः उसको जो है वो दोष मुक्त किया गया था। तो उसके द्वारा ये मामला लाया गया था कि अगर पहले से ही सही ढंग से जांच हो जाती इसकी, तो हमको इतने साल जेलों में जो है वो
अपना न बिताना पड़ते, हमारा इतना अमूल्य समय जो है वो खराब ना होता। तो इसी परिप्रेक्ष्य में न्यायालय ने निर्णय दिया था, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा। इसमें कुछ वोटों की राजनीति भी कह सकते हैं, हो सकती है। तो निसंदेह रूप से इसका दुरुपयोग भी हुआ है और इसका सदुपयोग भी हुआ है। चलिए हम चलते हैं, हम लेते हैं इसका अध्याय 1। तो अध्याय 1 आपका प्रारंभिक से संबंधित है और इसमें आपकी जो है वो मात्र 2 धाराएं हैं। तो धारा 1 हम बात करते हैं। धारा 1 में क्या है आपका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इसका संक्षिप्त नाम यही है आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। और जहाँ तक हम इसकी विस्तार की बात करते हैं तो पहले इसका विस्तार जो है वो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके होता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा आर्टिकल 370 माने अनुच्छेद 370 में जो दिया गया था वो हटा दिया गया है। तो अब जो है वो ये एक्ट भी जो है वो पूरे भारत में लागू हो गया है। तो अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आता है आपका कि एक एक्ट कहाँ लागू होता है, तो अब हम जो है वो निष्प्रकर हो करके संपूर्ण भारत लगाएं। फिर चलिए हम चलते हैं। तो ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 30 जनवरी 1990 को। तो हरिजन एक्ट भी बोलते हैं इसको, और हरिजन शब्द किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। तो ये डेट, लागू होने वाली डेट जो है वो महात्मा गांधी से संबंधित है। तो जिस दिन 30 जनवरी को क्या हुआ था, महात्मा गांधी की जो है वो हत्या हुई थी। नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। तो इस तरह से गांधी से संबंधित डेट के नाम पर हम 30 जनवरी याद रख सकते हैं। और ये 1989 का है, माने एक वर्ष बाद जो है वो, या अगले वर्ष जो है वो ये लागू हुआ। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं कि 30 जनवरी 1990 को जो है वो ये लागू हुआ। फिर हम बात करते हैं धारा 2 की। तो धारा 2 में परिभाषाएँ दी गई हैं, तो उसको हम देखते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो कौन सी परिभाषा जो है वो कहाँ पे दी गई है? तो धारा 2 का में बताया गया है कि अत्याचार क्या है। तो ये याद रखें कि परिभाषा 2 खा गा घा में कौन सी परिभाषा दी गई, किस शब्द की परिभाषा दी गई है। तो अत्याचार का मतलब है धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध। माने यदि धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध किसी ST/SC के विरुद्ध किए जाते हैं तो ये अत्याचार की श्रेणी में आएगा। फिर हम अगला बात करते हैं संहिता की। तो संहिता का मतलब है दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता। फिर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति की। तो अनुसूचित जाति जनजाति की घोषणा जो है वो कौन कर सकता है? तो हमने बताया था आप लोगों को, कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और इसके लिए एक स्पेशल अनुच्छेद है, वहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है। तो वो संविधान का अनुच्छेद 366। तो इसमें 366-24 में आपका जो है अनुसूचित जाति के बारे में है, और 366 का 25 है ना, का जो पार्ट 25 है वो आपका जो है वो अनुसूचित जनजातियों की सूची देता है। तो अनुसूचित जाति जनजाति में कौन कौन आते हैं? तो वो सभी व्यक्ति आते हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 366 में क्रमशः धारा वो क्रमशः 24 और 25 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं विशेष न्यायालय की। तो इस अधिनियम के अधीन जो भी अपराध हैं उनका विचारण जो है वो साधारण न्यायालय नहीं करते हैं। उनके विचारण के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है। यहाँ पे स्थापना क्या, किसी सेशन न्यायालय को जो है वो विशेष न्यायालय का दर्जा देती है, राज्य सरकार देती है, और इससे संबंधित अपराधों का विचारण जो है वो वही विशेष न्यायालय करता है। तो विशेष न्यायालय की परिभाषा दी गई है आपकी धारा 2 घ में। तो विशेष न्यायालय क्या है? तो धारा 14, ये याद रखना आपको, धारा 14 में निर्दिष्ट सेशन न्यायालय, माने धारा 14 के अधीन जो है राज्य सरकार जो है वो किसी एक सेशन न्यायालय को जो है वो विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करती है, माने घोषित करती है उसको। तो विशेष न्यायालय वही न्यायालय कहलाएगा जो धारा 14 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जो है वो निर्दिष्ट किया हुआ सेशन न्यायालय। चलिए अगला हम देखते हैं। तो सरकार की ओर से है ना पक्ष रखने के लिए जो है वो इसमें एक विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान किया गया है, और विशेष लोक अभियोजक की परिभाषा दी गई है 2 य में। और इसमें कहा गया कि धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता है ना, तो किसी अधिवक्ता को जिसने 7 वर्ष या इससे अधिक विधि व्यवसाय किया है उसको राज्य सरकार जो है वो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ इसमें 2 चा है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो इसमें उपयोग किए गए हैं इस अधिनियम में, लेकिन उनकी परिभाषा नहीं दी गई है। तो यदि वो शब्द आते हैं तो उनका मतलब हम क्या निकालेंगे? तो उनका मतलब उनका मतलब क्या होगा? उनका मतलब होगा कि जो उनका मतलब IPC
या CRPC में उन शब्दों का जो मतलब दिया गया है वो मतलब जो है वो इस अधिनियम के संदर्भ में भी लागू होते हैं। चलिए हम चलते हैं, अब हम बात करते हैं अध्याय 2 की, है ना। अध्याय 2, तो जैसे हमने बताया कि इस अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं, तो इस अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं, 5। तो हम बात करते हैं अध्याय 2 की। तो अध्याय 2 और इसका शीर्षक क्या है, इसका शीर्षक है आपका अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। तो जो अत्याचार माने हरिजन के साथ में या ST/SC के साथ में जो जनरल कैटेगरी का या OBC कैटेगरी का जो ST/SC से भिन्न व्यक्ति है वो अगर अपराध करता है, अपराधों की सूची इसमें दी गई है, तो इसे जो है वो दंडित करने का काम जो है वो हमारी धारा 3 करती है। तो मुख्यतः जो दंड से संबंधित है वो हमारी धारा 3 है। ये केवल दंड ही नहीं बताती बल्कि उस दंड का जो है वो एक संक्षिप्त में उसको जो है वो परिभाषित भी करती है। तो इसी में दंड की परिभाषा भी दी गई है, वो दंड भी दिया गया है और अपराध की संक्षिप्त परिभाषा भी दी गई है। तो वो कौन सी धारा है आपकी, धारा इंपॉर्टेंट धारा है, धारा आपकी कौन सी है, धारा 3 है। चलिए हम देखते हैं। तो इसमें जो इसका प्रथम पैरा है तो उसमें कुछ अपराध बताए गए हैं। तो कभी कभी एग्जाम में देखा गया है कि कोई भी एक अपराध उठा करके उसकी सज़ा पूछ लेता है, तो हमने इसको संक्षेप में अपराध बताने के प्रयास किए गए हैं। वो अपराध कौन कौन से हैं, तो चलिए हम देखते हैं। तो हाँ, एक बात इसमें और ख़ास जो हम बताना चाहेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है कि इस एक्ट में जो है वो उसी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जो ST/SC से भिन्न व्यक्ति है। माने कि ये एक्ट उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होता है जो ST/SC से भिन्न व्यक्ति हैं, या तो जनरल के हो सकते हैं या आपके जो है वो OBC वर्ग के हो सकते हैं। ये इस अधिनियम के अधीन अपराध जो है ST/SC व्यक्ति द्वारा नहीं किया सकता। तो इसकी प्रथम शर्त यही है कि ये अपराध अधिनियम लागू होने के लिए अपराधी का जो है वो ST/SC से भिन्न व्यक्ति होना आवश्यक है। चलिए हम चलते हैं कौन कौन से अपराध हैं। जैसे घृणित पदार्थ खिलाना, है ना, जैसे मलमूत्र है, लेटरिंग है, तो ये अगर ज़बरदस्ती खिलाया जाता है इन वर्ग को, या परिसर में घृणित पदार्थ फेंकना, है ना, या इनके कपड़े उतार करके इनको घुमाना, अपमानित करना, या इनकी कोई भूमि है उसको दोषपूर्ण ढंग से जो है वो उपयोग करना, या भूमि या परिसर पर जो है वो इनके कोई भूमि या परिसर पर जो है वो दोषपूर्ण ढंग से कब्जा कर लेना, या बेगारी या बधुआ मजदूरी कराना, माने बिना बेगारी मतलब तो बहुत कम दे करके या नामात्र मजदूरी दे करके एक बंधक बना करके उनसे जो है वो काम करवाना अपने। और आगे हम देखते हैं मतदान से रोकना, क्या तुम वोट नहीं डालोगे, या धमकाना कि तुम वोट जो है इसी व्यक्ति को दोगे, अगर नहीं दोगे तो ठीक नहीं होगा। तो इस तरह का काम भी जो है वो इस अधिनियम के अधीन अपराध है। फिर देखते हैं झूठा मुकदमा में फंसाना, झूठा मुकदमा दायर करना। फिर आप बात करते हैं क्षति पहुंचाने के लिए जो है वो लोक सेवक को झूठी जानकारी देना, है ना, कि भाई ये अपराधी यही है। किसी हरिजन व्यक्ति को बता दिया हमने कि हमको नहीं मालूम कि अपराधी है कि नहीं है, हमने जो है उसको फंसाने के लिए, किसी हरिजन व्यक्ति को फंसाने के लिए हमने कह दिया कि यही अपराधी है। उससे लोक सेवक क्या होगा, भ्रमित हो जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो यदि ऐसा काम करते हैं हम। और दृष्टिगोचर माने ऐसा स्थान, लोक स्थान है, सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर किसी ST/SC व्यक्ति को जो है वो क्या करना, अपमानित करना, या ST/SC कोई महिला है तो उसका अनादर करना या लज्जा भंग करना, या अधिशासित माने कि प्रभावित महिला, जैसे हमारे घर में कोई काम करने वाली ST/SC कोई महिला है और उस प्रभाव को हम देखें तुमको नौकरी से हम हटा देंगे, नहीं तो तुम हमारे संग जो है वो ये काम करो। तो अधिशासित महिला का लैंगिक शोषण करना, या इनके कोई जल स्रोत हैं जहाँ से ये पानी का उपयोग करते हैं, जल स्रोत कुआँ हो सकता है, नलकूप हो सकते हैं, आपके जलाशय हो सकते हैं, तालाब हो सकते हैं, तो इनको जो है वो गंदा करना, है ना, इनमें कोई गंदी सामग्री डाल देना ताकि वो पानी जो है पीने के योग्य ना रह जाए। तो इस तरह काम करना। या सार्वजनिक स्थान में जाने से, जैसे कोई मंदिर जा सकते हैं, मंदिर सबके लिए खुले हुए हैं, किसी व्यक्ति को मंदिर में या पार्क में जाने से क्या करना, रोकना, या कोई वहाँ पे है तो उसको भगाना कि तुम तो ये हरिजन हो, है ना, तुम तो ST/SC वाले हो, भागो यहाँ से, है ना, तुम यहाँ नहीं आ सकते। तो ये अपराध है। या निवास स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करना, माने ये व्यक्ति जहाँ पर निवास कर रहे हैं ST/SC व्यक्ति,
उनको जो है वो अपने स्थान से, निवास स्थान से, परिसर से जो है वो ऐसा कुछ काम करना जिससे वो छोड़ करने के लिए बाध्य हो जाएं। तो ये काम करना जो है वो अपराध है। और इसमें से कोई भी एक चीज़ पूछ करके आपसे पूछ सकता है कि इसका दंड क्या है। तो दंड कितना है इसके इन अपराधों के लिए, वो है आपका 6 मास से कम नहीं होगा, जो 6 मास का कारावास से कम नहीं होगा। और अधिकतम कारावास कितना हो सकेगा, 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। तो यहाँ पे एक चीज़ हम बता दें कि यहाँ पे कारावास और जुर्माना दोनों की व्यवस्था है ना। और शब्द का यूज किया गया पूरे अधिनियम में, कहीं पे भी या शब्द का यूज नहीं किया गया कि कारावास या जुर्माना। यहाँ क्या यूज किया गया, कारावास और जुर्माना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा क्वेश्चन में। फिर अगला हम बात करते हैं, हमने पूरे अपराध नहीं लिए हैं, कुछ छटे हुए अपराध लिए हैं बाद में। जैसे मिथ्या साक्ष्य देना या गणना, जैसे हम किसी ST-SC व्यक्ति का कोई न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, हम कोई मिथ्या साक्ष्य देते हैं या मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हैं या कोई ऐसा मिथ्या साक्ष्य गढ़ देते हैं जिसके आधार पर उस व्यक्ति को जो है वो अपराधी मान लिया जाता है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा चालू हो जाता है। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमको सज़ा क्या होगी हमारी, आजीवन कारावास और जुर्माना, आजीवन कारावास और जुर्माना। फिर दूसरा देखते हैं हम कि मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना, जिसके ऐसे ST-SC को जो है वो इस बात पर न्यायालय विश्वास करके उसको जो है वो फांसी सजा सुना दे और मृत्युदंड भी लागू हो जाए, मतलब उसको फांसी हो जाए, फांसी का दंड जो है वो क्रियान्वित हो जाए, तब ऐसे व्यक्ति को क्या सज़ा मिलेगी, तो उसको जो है वो उसको भी है ना क्या मिलेगी, मृत्युदंड मिलेगी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है आपका, ये MPPSC में भी आपका ये एक्ट कुछ समय के लिए शामिल किया गया था, तो उसमें भी आपका ये क्वेश्चन आया। तो अगर किसी आपने कोई किसी गवाही दी या कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ा आपने या मिथ्या साक्ष्य दिया आपने, और इसके परिणाम स्वरूप आपके इस मिथ्या साक्ष्य पर विश्वास करके न्यायालय जो है ऐसे ST-SC वर्ग के व्यक्ति को फांसी सजा सुनाता है और फांसी क्रियान्वित भी की जाती है। तो ऐसी स्थिति में अपराधी को भी कौन सा दंड दिया जाएगा, अपराधी को भी जो है वो मृत्युदंड की सज़ा दी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक स्थिति ऐसी बन सकती है कि इसके अधीन जो अपराध है इस धारा 3 में, तो यदि ऐसा कोई अपराध कोई लोक सेवक करता है, और लोक सेवक क्या है ये IPC की धारा 21 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो यदि लोक सेवक द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसके लिए क्या सज़ा है, तो न्यूनतम उसके लिए कम से कम जो है वो उसको 1 वर्ष का कारावास। तो कम से कम कितना है, 1 वर्ष का कारावास। और जो अपराध उसने किया है उस अपराध के लिए जो दंड का उपबंध है उससे दंडित किया जा सकता है। चलिए हम बात कर रहे हैं धारा 4 की। तो धारा 4 से क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में कि यदि कोई लोक सेवक जिसके कुछ कर्तव्य है इस अधिनियम के अधीन, और यदि वो कर्तव्य नहीं करता या उस कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए जो है वो क्या दंड है। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर लोक सेवक द्वारा कर्तव्य भंग किया जाता है तो दंड क्या है, 6 मास से कारावास से कम नहीं होगा और अधिकतम जो है वो 1 वर्ष तक का कारावास। ऐसा कारावास जो 6 मास से कम नहीं होगा और अधिकतम कितना हो सकता है, 1 वर्ष। तो 6 और 1 माने 6 मास से लेकर के 1 वर्ष तक का कारावास है ना। तो 6 माह से कम नहीं होगा कि 5 माह का दे दे, 3 माह का दे दे। माने अगर उसने दोषसिद्धि साबित होती है तो न्यायालय कम से कम उसको जो है वो विशेष न्यायालय कम से कम कितनी सज़ा देगा, 6 माह की सज़ा तो देनी ही पड़ेगी। चलिए हम आगे चलते हैं, धारा 5 की बात करते हैं। तो धारा 5 जो है पश्चातवर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित दंड। यहाँ पे हम समझा दें कि यदि कोई व्यक्ति ने इस एक्ट के अधीन 1 बार अपराध किया है और फिर वही व्यक्ति जो है वो दूसरी बार अपराध करता है या उसके आगे अपराध करता है तो उसको वर्धित माने बढ़ा हुआ दंड, वर्धित मतलब बढ़ा हुआ दंड जो है दिए जाने का प्रावधान आपकी कौन सी धारा करती है, धारा 6 का धारा आपकी 5 करती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है आपका कि वर्धित दंड का प्रावधान कौन सी धारा कर सकती है, तो धारा 5 करती है आपकी। और दंड क्या है, तो कम से कम 1 वर्ष तक का कारावास है ना, और उस अपराध के लिए जो दंड है उस दंड से वो दंडित किया जा सकता है। तो कम से कम कितना कारावास हो सकता है, कम से कम न्यायालय को 1 वर्ष का कारावास तो उसको देना ही पड़ेगा। और उसका अधिकतम कारावास जो है वो जो उस अपराध के लिए जिसका उसने दोबारा अपराध किया है उस अपराध के लिए जो दंड उबंधित है उसके लिए जो है उसको दंडित किया जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं धारा 6 की। तो भारतीय दंड संहिता के कुछ उपबंधों का लागू होना, तो काफ़ी महत्वपूर्ण धारा नहीं है ये,
लेकिन इसको हम क्यों छोड़ें, जब इतनी धाराएं पढ़ रहे हैं तो इसको भी हम पढ़ना चाहेंगे, इत्तेफाक से क्वेश्चन बन सकता है। तो भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधान हैं, जैसे कि आपके धारा 34 है जो आपकी समान आय संबंधित है, अध्याय 3 से लेकर के अध्याय 5 का तक है। फिर आपकी धारा 149 है जो समान उद्देश्य से संबंधित है, और फिर आपका अध्याय 23 है। तो ये सभी उपबंध जो है वो इस अधिनियम के संबंध में भी लागू होते हैं। चलिए अगला चलते हैं। अब हम बात करते हैं धारा 7 की। तो कुछ व्यक्तियों की संपत्ति का संप्रहरण, तो जैसे कि यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है और ऐसे व्यक्ति को जो है वो न्यायालय ने दोष सिद्धि की है, न्यायालय मतलब विशेष न्यायालय ने उसको दोष सिद्ध किया है, तो न्यायालय अतिरिक्त आदेश दे सकता है कि जो अपराध से संबंधित संपत्ति है, जैसे कि कोई मकान जलाने के लिए जो अपराधी क्या है किसी गाड़ी से गया, अपनी कार से गया, तो वो संपत्ति कैसे हो जाएगी, अपराध से संबंधित संपत्ति हो जाएगी। तो जो भी अपराध से संबंधित संपत्ति है उसको जो है वो विशेष न्यायालय सरकार के पक्ष में जो है वो संप्रहरण माने जब्त करने का आदेश दे सकता है। तो कौन आदेश दे सकता है, विशेष न्यायालय, है ना। इसमें कुछ हो सकता है, ऐसे तरह का आदेश कौन दे सकता है, तो विशेष न्यायालय। तो आज हमारा यहीं तक था, और कल हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपकी धारा 8 से लेकर के और अंतिम धारा 23 तक, क्योंकि ये धाराएं बहुत बड़ी नहीं है, इसमें कुछ ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो उनको बताते हुए मैं ये एक्ट जो है वो कल के वीडियो में समाप्त करूँगा। वीडियो का क्लास चल रही है हमारी, उसी क्लास में ये मोबाइल से जो है वो वीडियो बनाया जा रहा है। तो मोबाइल से उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही है, इसको हो सकता है कि आपको ये पढ़ने में ना आ रहा हो, लेकिन यदि एक तरीका हो सकता है आपका कि आपने अगर एक आध दो बार एक्ट पढ़ा है तो आप इसको देखें नहीं, इसको देखने की कोशिश ना करके आप सीधे मोबाइल जो है वो रख दें और उसको जो है वो एक दो बार सुने, ध्यान से एक दो बार सुने, तो आपको बहुत सारी बातें जो है वो याद रह जाएंगी। तो चलिए, एग्ज़ाम ता हुई के रही, है ना, एग्ज़ाम तो हुई के रही। कुछ बच्चों ने अभी बोला है यहाँ पे कि सर अब का हुई, अब तो लगा था एग्ज़ाम हुई जाई। तो हमको भी लग रहा है कि एग्ज़ाम अब हुई जाई, तो बिल्कुल डिस्टर्ब ना हुई, अपना पंचे और बढ़िया पढ़ाई करी, रिवीजन करी और बिल्कुल हिम्मत ना हारी। अपना अगर मेहनत करे हो बस सही ढंग से तो अपना का सिलेक्शन ज़रूर हुई। तो मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।